361 सीटें बनी। ठीक है, तो अभी तक जो हम नक्शे के आधार पर देख रहे थे कि भारतीय मानचित्र में किस तरीके से दिखाया है कि पीले रंग से, लाल रंग से और नीले रंग से अलग अलग तरीके की सरकारें थी, जिसमें पीले रंग का प्रभुत्व था और पीला रंग कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शित कर रहा था। तो देखते हैं कि कांग्रेस ने ये करिश्मा या ये किस तरीके से अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो कांग्रेस के पास जो पहली बार जब कांग्रेस आम चुनाव में उतरी, तो अभियान का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। और इन्होंने क्या किया कि पूरे देश का दौरा किया। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इसका आधिकारिक नाम है कांग्रेस का, लोक प्रचलित हम इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। और इस पार्टी का एक स्वतंत्रता संग्राम की विरासत भी प्राप्त है, क्योंकि 1885 में जब ये पार्टी बनी थी, तो तब से लेके 1947 तक ये इकलौती पार्टी थी, या एक इकलौती नहीं कह के कि ये एक ऐसी सबसे बड़ी पार्टी थी जो पूरे देश में आंदोलन को बढ़ावा दे रही थी, और पूरे देश में एक आंदोलन जो लाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक अहम हिस्सा निभा रही थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी। एकमात्र नहीं कह के हम कहेंगे कि एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। ठीक है, पूरे देश भर में था। बाकी पार्टियां क्या थी, क्षेत्रीय थी, कि महाराष्ट्र में है, बिहार में है, गुजरात में है, नीचे दक्षिण भारत में है, केरल में अलग। तो ये एक ऐसी पार्टी थी जो पूरा पैन इंडिया जिसको हम कहते हैं, पूरे भारत में जिसका विस्तार था। नेहरू स्वयं जो खुद थे नेहरू, वो लोगों को बहुत ज्यादा नेहरू पसंद आते थे, और एक करिश्माई नेता की तरह इनका पहचान थी। जैसे आज के टाइम पे 2013 के जो आम चुनाव हुए थे, 13 या 14 में जो आम चुनाव हुए थे, जो लोकसभा के लिए, उस समय नरेंद्र मोदी को एक करिश्माई नेता के तौर पे देखा गया। और 2019 के जो चुनाव थे तब भी एज ए करिश्माई नेता उनको दिखाया गया था, और शायद वो हैं भी। तो इस तरीके से ये उस समय भी नेहरू का भी इसी तरीके का एक आभा मंडल पूरे देश पर था। पहले आम चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 490 सीटें थी कुल, और उसमें से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती। तो इसका मतलब क्या है कि 3/4 से ज्यादा सीटें ये जीत गए थे पहली बारी में। और दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही, अब देखिए, एक पार्टी जो 364 सीटें जीत रही है वो फर्स्ट है, और दूसरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई जिसे हम कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये दूसरे नंबर पर है 16 सीटों के साथ। तो कितना बड़ा अंतर है, मतलब दूसरे नंबर की पार्टी पहले नंबर से बहुत ही ज्यादा पीछे थी। इसी प्रकार जब पहला आम चुनाव 1952 का है, दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा 1962 में हुआ, तो तीनों में लोकसभा में कांग्रेस ने हर बार अपनी जो स्थिति थी वो बरकरार रखी, और हर बार 3/4 सीटें ये इनको मिली। लेकिन पहली बार दूसरे आम चुनाव में, ठीक है, पहले क्या होता था 1952 में, 57 में, 62 में, कि जब देश में आम चुनाव होते थे, यानी जो लोकसभा के जिसमें हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उसी समय राज्यों के भी चुनाव होते थे, क्योंकि सबका कार्यकाल क्या होता था, 5 साल। इससे पहले ना तो कभी कोई सरकार स्थगित हुई थी, ना ही किसी का टाइम पीरियड बढ़ाया गया था, है ना ही किसी सरकार को बर्खास्त किया गया था, या सरकार का जो मत है वो अविश्वास, ऐसा कभी हुआ नहीं सरकार के प्रति। तो 1957 में जब आम चुनाव भी हुए, जिसमें कांग्रेस तो जीत गई, ठीक है, पूरे देश में, लेकिन जब वो राज्यों के चुनाव हुए 1957 में, तो केरल में, जो दक्षिण भारत का एक राज्य है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगुवाई में, ठीक है, केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ठीक है, और ये एक गठबंधन की सरकार थी 1957 में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कौन से राज्य में बनी, एक नंबर में तो आएगा केरल। पहली बार कौन सी पार्टी आई जो कि कांग्रेस के अलावा जिसने सरकार बनाने में काबिल हो गई, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कौन से आम चुनाव में आई, तो वो दूसरे आम चुनाव में, जो कि राज्यों के थे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि कांग्रेस ने जो प्रभुत्व किया इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है,
अभी तक हमने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से हर बार आम चुनाव में जा रही है। 1952 में भी आम चुनाव हुए, 1957 में भी हुए, 1962 में भी हुए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये एक प्रभुत्व की तरफ हम बढ़ गए कांग्रेस के। ठीक है, और इसी के विपरीत एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रणाली, जिसमें क्या होता है कि एक ही पार्टी हर बार चुनकर आती है, लेकिन वो प्रणाली ऐसी सेट की जाती है कि वो हर बार वही चुन के आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोगों के पास चॉइस है, कभी कांग्रेस को सीटें ज़्यादा हो रही हैं, कभी कम हो रही है, कभी राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार भी बन रही है। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, इसीलिए हम इसको प्रभुत्व कहते हैं, ना कि प्रणाली। तो इन दो शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। अब भारत ही एकमात्र देश ऐसा नहीं है जो पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। ठीक है, एक पार्टी के, दुनिया के बाकी मुल्कों में भी एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वही मैं कह रहा था अभी कि जैसे बाकी मुल्कों में क्या है कि एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ है, यानी वहां पे लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होता है कि हर बार वो चुनाव करवाएंगे। वहां पे एक ही बार वो जो चुनाव हो जाता है, उसके बाद अगली बार वही एक तानाशाह के रूप में हर बार राज करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ में यही हुआ, चीन में होता था, क्यूबा में होता है। ठीक है, आज के दौर में तो नहीं, पर चीन में पहले भी ये होता था। क्यूबा में जो फेडरल कास्त्रो थे उनका था दबदबा, चीन में माओ था, देन जियाओपिंग थे, इस तरीके से चाउ इन लाई थे। तो ये एक आताताई के रूप में थे। और सीरिया में भी संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के देश के शासन की अनुमति दी गई है। तो ये इस तरीके से इन देशों में अलोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होते थे। कुछ और देश हैं जैसे म्यांमार, बेलारूस, इटीरिया, ये ऐसे दो देश हैं जहां पे एक ही पार्टी के प्रभुत्व का कानूनी और सैन्य उपाय से चलते कायम हुआ है। ठीक है, कि यानी जैसे अगर हम बेलारूस और इटीरिया आपके लिए दूर हैं, लेकिन म्यांमार हमारे ही बॉर्डर से टच होता है, भारत के उत्तरी पूर्व भाग से म्यांमार का बॉर्डर टच होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आंग सान सू की है, ये एक वहाँ की लोकप्रिय नेता है जिसके बारे में हमने 11वीं में पढ़ा था। ठीक है, कि किस तरीके से वो अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे लड़ रही थी और उसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो वहाँ पे क्या है, मिलिट्री शासन राजनीतिक शासन के समानांतर चलता है, पैरेलल चलता है। ठीक, तो ये ऐसे देश हैं जहाँ पे कानून जो है वो सैन्य उपायों के आधार पर होते हैं, लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत वारिस के रूप में देखा गया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो थी उसको तो ये हासिल थी विरासत राष्ट्रीय आंदोलन की, और ये वारिस भी इसी को माना गया। तो आज़ादी के टाइम पे अब देखो प्रभुत्व कैसे रहा है इसका। तो आज़ादी के बाद जब आंदोलन में अग्रणी रहे उनके नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने रहे थे। ठीक है, तो जो भी इनके नेता थे कांग्रेस में, वो सब चुनाव लड़ने लगे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, तो इनको कभी दिक्कत भी नहीं हुई। बाकी दल जितने भी अभी जो नए नए थे, जैसे कि हमारे इस पाठ में बहुत सारे दलों का जिक्र किया गया है, स्वतंत्र पार्टी है, स्वराज पार्टी है ना। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो वो पार्टी जब तक अपनी राजनीतिक एक सोच, एक राजनीतिक दृष्टिकोण बना ही रहे थे, तो कांग्रेस के पास ये सब बहुत पहले से था। वो कांग्रेस क्या करता था, तब तक अपना अभियान शुरू कर चुकी होती थी, तो इनसे कहीं ज्यादा आगे रहती थी।